पाकिस्तान में क्यों हो रही है महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी और अहमद शाह अब्दाली के नामों पर इस समय बात। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने महमूद गजनवी को बताया लुटेरा, तो क्यों खड़ा हो गया सियासी बवाल। पाकिस्तान में मिसाइलों के नामों पर अब क्यों उठ रहे हैं सवाल। क्या है इजराइल का बरसों पुराना ऑपरेशन ओपरा, जिसकी चिंता अब पाकिस्तान को सता रही है। आखिर कैसे और क्यों अमेरिका ने दिखाना शुरू कर दी है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर सख्ती। दूरबीन की नजर से देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। भारत के उत्तर पश्चिम में इन दिनों दंगल चल रहा है। दंगल चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। केवल जुबानी तल्खी ही नहीं, बल्कि सरहद पर गोलियां और बारूद दागा जा रहा है। लेकिन इसी के बीच एक नया विवाद पाकिस्तान से उठ खड़ा हुआ है। दरअसल इस विवाद की वजह है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ ने बीते दिनों एक बयान दिया जिसमें उन्होंने महमूद गजनी को एक लुटेरा बताया। कहा वो इस इलाके के अंदर लूटपाट के लिए आया करता था, उसे शोहरत देने की जरूरत नहीं है, वो हमारा नेता नहीं है। यह अलग बात है कि उन्हीं के महकमा यानी पाकिस्तान का रक्षा मंत्रालय, जिसके अंडर में, जिसके मातहत पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम आता है, उसकी मिसाइलों के नाम गौरी, बाबर और अब्दाली जैसी मिसाइलें हैं। ये तमाम वो मिसाइलें हैं जो कि भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर रखी गई थी और जिनका रिश्ता, चाहे गौरी हो या गजनी हो, इनका रिश्ता अफगानिस्तान से है। क्या ये अफगानिस्तान के साथ बढ़ती तल्खी का असर है कि ख्वाजा आसिफ को अब इन मिसाइलों के नामों पर सवाल लग रहे हैं, या फिर इस इतिहास को कहीं बदलने की कोशिश हो रही है? कुछ ऐसे ही सवाल पूछे पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने एक इंटरव्यू प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ से। देखिए ख्वाजा आसिफ इसका क्या जवाब दे रहे हैं, क्या दलील दे रहे हैं। वो सवाल तो उठाते हैं महमूद गजनी को लेकर, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम में अब नाम बदलने को लेकर पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। यहां तक खुद ये कह रहे हैं कि सियालकोट में जिस जगह उनका घर है, दरअसल उस रोड का नाम ही महमूद गजनी रोड है। बीइंग डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपने अपने मिसाइल का नाम, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मेरी बात सुने ना, वो आज से 5 या 10 साल या 15 साल एक मिसाइल का नाम रखा गया 2012 में। तो मैं वही 5-10 साल और उसकी मंजूरी किसने दी? खाय साहब। सिर्फ गजनवी मिसाइल नहीं है, अब्दाली है, अब्दाली मिसाइल, गौरी मिसाइल है। तो आप एक तरफ तो कह रहे हैं वो लुटेरे थे सारे, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लेकिन मेरा तो उस पर कोई जो क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं है ना, किसी का क्या नाम रखा जाए। सड़कें हैं नहीं, मैं सियालकोट में जिस सड़क पर रहता हूं उसका नाम महमूद गजनवी रोड है। तो सुना आपने किस तरीके से ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं कि नाम पता नहीं किसने रखा था, कब रखा था। अब खैर छोड़िए, उस बातों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन यह बात जरूर है कि महमूद गजनवी एक लुटेरा था और उसे शोहरत देने की जरूरत नहीं है, वो हमारा नेता नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने यह भी बताया इस इंटरव्यू के अंदर कि जब उन्होंने पाकिस्तान के सत्ताधीशों से जब इस बारे में सवाल पूछा कि आखिर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में गौरी, बाबर और गजनवी जैसी मिसाइलों के नाम क्यों रखे गए हैं, तो उसको लेकर कहा गया कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दरअसल भारत को टारगेट करते हुए बनाया गया है, इसीलिए इन नामों का चयन किया गया है। मैंने एक दफा किसी अहम शख्सियत से पूछा कि जी ये हमारे मिसाइलों के नाम गजनवी, अब्दाली, गौरी क्यों हैं? उनका बरह रास्त ताल्लुक था मिसाइल प्रोग्राम से। उन्होंने कहा जी रीजन ये है कि हम ये इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि जो हमारा जो मिसाइल प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये इंडिया स्पेसिफिक है। तो इसका मतलब है कि हमने एक तारीखी जो वाकयात हैं उनको जो है अपनी जो इंटरप्रिटेशन की है अपने प्रोग्राम की, दफा के प्रोग्राम की, उसके ऊपर उसकी इंटरप्रिटेशन उस तरीके से कर तो फिर हमारे वो बुजुर्ग या रहनुमा जिन्होंने मिसाइलों के नाम गजनवी या अब्दाली या गौरी पे रखे, उनके ख्याल में ये लोग लुटेरे नहीं, ये बहुत बड़े जंगजू थे जिन्होंने मरहटा राजा जो है उनको शिकस्त दी। सर मराठा तो नहीं, मराठों से नहीं लड़ा था, और बहुत सबसे लड़े थे ये। नहीं, मराठों से नहीं लड़े थे। वो पानीपत की लड़ाई तो मराठों से अब्दाली लड़े। हाँ, अब्दाली लड़े। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो थी वो अब्दाली थे। हाँ। और वो सारे बंदे ऐसे ही रह गए सन, आप ही कल ही वापस गए। तो जरा जल्दी से एक नजर डालते हैं कि आखिर पाकिस्तान की मिसाइलें कौन सी हैं। तो पाकिस्तान की ये जो मिसाइलें हैं, ये पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, उसकी मिसाइलों की रेंज है, जिसके अंदर आपको बाबर मिलती है जो हत्फ 7 मिसाइल है, करीब 700 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके अलावा नस्र जो है यह भी हत्फ 9 है। हत्फ अरबी का शब्द है और इस हत्फ का मतलब होता है वेंजेंस यानी बदला।
इसके अलावा इसके अंदर अब्दाली है, अब्दाली अहमद शाह अब्दाली, जो कि एक लुटेरे के तौर पर भारत में आया था 16वीं सदी के अंदर, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। साथ ही गजनवी मिसाइल है, महमूद गजनी के नाम पर गजनवी मिसाइल का नाम रखा गया। साथ ही शाहीन है, साथ ही मोहम्मद गौरी, जिसके साथ भारत के अंदर जिसने भारत में कई आक्रमण किए थे, उस महमूद गौरी के नाम पर इसमें मिसाइलों का नाम रखा गया है। साथ ही शाहीन 1, शाहीन 2, इसके साथ साथ जो अबाबिल है, अबाबिल भी अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है चिड़िया, शाहीन फारसी का शब्द है। यानी पाकिस्तान की अधिकतर मिसाइलें जो हैं उनके नाम यदि आप देखें तो उसके अंदर आपको बाबर मिलेगा, अब्दाली मिलेगा, गजनवी मिलेगा, गजनी, और साथ ही इसके अंदर जो अब्दाली है, गौरी है, इस तरीके की मिसाइलें पाकिस्तान ने अपने जो मिसाइल का उसका असलहा है उसके अंदर रखी हैं। यानी उसके अस्त्रागार के अंदर ये तमाम प्रक्षेपास्त्र, तमाम मिसाइलें जो हैं वो रखी गई हैं। साथ ही एक और नई मिसाइल हाल ही में पाकिस्तान ने शोकेस की है, उसका नाम है तैमूर, यानी तैमूर लंग के नाम पर उसका नाम रखा गया है। तैमूर लंग भी एक आक्रांता था जो कि उज्बेकिस्तान, जो मौजूदा उज्बेकिस्तान है, वहां से भारत आया था और उसने भी भारत के अंदर बहुत अत्याचार किए थे। जरा अब इन शख्सियतों को भी देख लीजिए। ये तैमूर लंग है जिसे उज्बेकिस्तान के इलाके के अंदर अमीर तैमूर कहा जाता है। साथ ही यह है महमूद गजनवी, जो कि अफगानिस्तान का गजनी इलाका जो है वहां से आया था और सन करीब 1000, यानी आज से करीब 1024 साल पहले वो भारत में आक्रांता के तौर पर आया था। उसने कई हमले किए थे और महमूद गजनवी ने जो चर्चित उसका हमला था वो भारत के सोमनाथ मंदिर पर था और उसने कई बार भारत के सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के नाम पर पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल रखी है और इसी पर अब सवाल उठा रहे हैं। साथ ही ये मोहम्मद गौरी, जिसकी पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई हुई थी, पंजाब का ताराइन इलाका है जहां पर उसे कई बार पहले खदेड़ा गया, भगाया गया, लेकिन ताराइन 2 की जो लड़ाई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया मोहम्मद गौरी ने। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, जो कि दुर्रानी वंश का शासक था, इसकी भी लड़ाई भारत में हुई। इसने भी कई आक्रमण भारत के इलाके में किए और ये लुटेरे के तौर पर भारत में आया था और यहां से सामान लूट कर अहमद शाह अब्दाली भी अपने इलाके में ले गया। ये इलाका जरा आप देख लीजिए, ये कौन सा इलाका है? ये इलाका है, ये इलाका अगर आप देखें, ये जो रेड से आप इलाका देख रहे हैं, यही दरअसल गजनवी का इलाका है, यह घोर का इलाका है। मोहम्मद गौरी घोर के इलाके से आया था। साथ ही यहीं पर गजनी भी है और गजनी और गौर ये दोनों ही जो हैं वो इस समय अफगानिस्तान के इलाके हैं और इसी इलाके के अंदर इस समय पाकिस्तान का भी टेंशन चल रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहद है, जिसे डूरंड लाइन कहा जाता है, इसको लेकर और इसके आर पार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस समय न केवल जुबानी जंग चल रही है बल्कि हथियार भी खूब चलाए जा रहे हैं इस समय। क्योंकि इस टेंशन की वजह यह है कि कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाकों के अंदर, खासतौर पर पख्तकिया का ये जो इलाका है, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से एयर रेड्स की गई थी, यानी पाकिस्तान ने हवाई हमले किए थे, जिसके बाद तालिबान, जो कि इस समय अफगानिस्तान की काबुल की सत्ता पर काबिज है, उसने जवाबी कार्रवाई की थी और उसके बाद से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जबरदस्त टेंशन चल रहा है। तो चलिए, ये तो है इतिहास की बात, लेकिन इस इतिहास के साथ साथ ये जो तमाम शख्सियतें हैं जिनके चेहरे हम आपको बता रहे हैं, उन तमाम चेहरों के साथ साथ ये बाबर है। बाबर हर कोई जानता है कि भारत में मुगलिया सल्तनत जो है उसका वंश, उसकी स्थापना करने वाला जहीरुद्दीन बाबर था। इसे भी उज्बेकिस्तान के अंदर, क्योंकि तैमूर लंग के खानदान से इसका भी रिश्ता था और इसे भी काफी सराहा जाता है उस इलाके के अंदर, लेकिन भारत के लिए इसकी पहचान एक आक्रांता के तौर पर ही थी, जो भारत में आया था एक आक्रांता के तौर पर। लेकिन इसके ठीक पलट अगर आप भारत की मिसाइलों को देखें तो भारत की मिसाइलों में जो नाम आपको मिलते हैं वो अग्नि है, पृथ्वी है, नाग है, त्रिशूल है, पिनाक है। इसके साथ साथ भारत में ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हैं, निर्भय जैसी मिसाइल हैं, अस्त्र जैसी मिसाइल प्रोग्राम हैं, लेकिन इनमें कहीं भी किसी शासक का नाम, किसी राजनेता का नाम, किसी ऐसे शख्स का नाम नहीं रखा गया जो कि किसी एक देश, किसी एक धर्म, किसी एक मजहब को केंद्रित हो। लेकिन यही है भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर, उनके नजरिए का अंतर। लेकिन भारत के मिसाइल प्रोग्राम को अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको तमाम ये मिसाइलें और उनकी क्षमता मिल जाएगी। और यदि आप कंपेयर भी करें तो भारत का मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से कहीं ज्यादा आगे का है, क्योंकि भारत के पास जो परमाणु अस्त्र हैं उन्हें मिसाइलों के जरिए जमीन से, आसमान से और साथ ही समंदर के अंदर से प्रक्षेपित करने की क्षमता है। यानी भारत के पास में न्यूक्लियर ट्रायड है। भारत तीनों ही क्षेत्रों से, यानी समंदर के नीचे से भारत के पास सागरिका जैसी K4 मिसाइल हैं
जिसे परमाणु पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता है। साथ ही भारत के पास अग्नि 5 जैसी मिसाइल है जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा सकता है। साथ ही भारत के पास में एयर टू ग्राउंड मिसाइलें भी हैं जिन्हें विमान से दागा जा सकता है, जिसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है और यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। हालांकि भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो साफ बताता है कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम इनके आगे टिक नहीं सकता, लेकिन फिर भी भारत ने अपने जो मिसाइलें हैं उनका नाम तय करते समय में न केवल मर्यादा दिखाई है बल्कि अपनी एक सांस्कृतिक जो पहचान है वो भी दिखाई है। संस्कृत से अधिकतर नाम लिए गए हैं भारत की मिसाइलों के, और इस मिसाइल प्रोग्राम की जो विशेषता है उसको लेकर डिटेल आर्टिकल अमर उजाला पर मौजूद है, आप चाहें तो उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो मिसाइल प्रोग्राम है पाकिस्तान का, वो आखिर सवालों के घेरे में क्यों आ रहा है? ये तो केवल चर्चाओं की बात है। इन चर्चाओं को लेकर एक चर्चा यह भी हो रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से इसका खंडन किया गया। खास तौर पर जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है महमूद गजनवी को लेकर, उसको लेकर तालिबान को बहुत बुरा लगा है, और हमदुल्ला फितरात जो कि डिप्टी स्पोक्सपर्सन है अफगानिस्तान के, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस तरीके के बयान को हम बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपको उस बयान का अंश भी सुनवाते हैं, लेकिन साथ ही आपको यह बता दें कि हमदुल्ला फितरात ने कहा है कि महमूद गजनवी को इस तरीके से लुटेरा बताना पाकिस्तान की गलती है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री यह गलती कर रहे हैं। बहरहाल यह मामला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का। लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर जो बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो कुछ दिनों पहले जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से कार्रवाई की गई है, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की यह प्रेस रिलीज है जो कुछ दिनों पहले यानी 18 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी, जिसके अंदर यह कहा गया है कि ये 4 एंटिटीज हैं, यानी ये जो 4 ग्रुप्स हैं, इन 4 कंपनियों या समूहों के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है, इन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है क्योंकि यह पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के अंदर इनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है। पाकिस्तान लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, जिसके अंदर स्पेशल टेस्टिंग इक्विपमेंट देने, साथ ही ये जो एनडीसी है उसको पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को गलत तरीके से, खासतौर पर जो शाहीन मिसाइल सीरीज है उसको गलत तरीके से विकसित करने को लेकर यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा जो अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट इंटरनेशनल और साथ ही रॉकसाइड इंटरप्राइजेस, ये हाल ही की घटना है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और साथ ही पाकिस्तान अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है क्या उसे गलत तरीके से बढ़ा रहा है, जिस पर इस समय अमेरिका की भी नजर है। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के भीतर उसके मिसाइल प्रोग्राम को लेकर न केवल अमेरिका की इस प्रतिक्रिया से चिंता है, बल्कि एक चिंता और चर्चा इन दिनों इजराइल के ऑपरेशन ओपेरा को लेकर भी हो रही है। इजराइल का दरअसल ऑपरेशन ओपेरा 1981 का वो ऑपरेशन है जब इजराइल ने इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया था, खत्म किया था। और इस चर्चा की वजह भी आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान के अंदर इजराइल के इस ऑपरेशन ओपेरा को लेकर चर्चा क्यों हो रही है। यह ऑपरेशन ओपेरा जो है यह उसकी जानकारी है। 7 जून 1981 को शाम को करीब 4 बजे 14 फाइटर जेट जो इजराइल से जिन्होंने उड़ान भरी थी, जिसके अंदर F-16 और F-15 लड़ाकू विमान थे, उन्होंने करीब करीब शाम 5:30 बजे जो है वो ओसिराक न्यूक्लियर रिएक्टर जो इराक का था उसे तबाह कर दिया था। और ये तबाह इसलिए किया गया था क्योंकि इजराइल को लगता था कि इराक जो कि बिल्कुल नजदीक में है इजराइल से, वो अगर न्यूक्लियर हथियार हासिल कर लेता है, यानी उस समय सद्दाम हुसैन का जब राज था उस समय इराक की कोशिश थी कि वो फ्रांस के साथ मिलकर ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित कर रहा था जो इजराइल को अपने लिए खतरा लग रहा था, और उसके बाद इजराइल की तरफ से यह कार्रवाई की गई थी 1981 में। लेकिन अब चर्चा हो रही है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की इस चर्चा की वजह इसलिए है क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका ने पाबंदी लगाई है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर निगरानी अपनी कड़ी की है, और साथ ही चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि यह नक्शा है उस ओसिराक पर हुए ऑपरेशन का, यानी जब इजराइल ने अटैक किया था इराक के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर 7 जून 1981 को। तो देखिए यह है इजराइल का एलात इलाका जहां से लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी थी, और यह इराक का जो ओसिराक रिएक्टर है उसे तबाह किया था। लेकिन इस तमाम कार्रवाई के बीच, इस इतिहास के बीच में पाकिस्तान में सवाल क्यों उठ रहे हैं वो भी जरा महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां एक तरफ हमने आपको बताया कि किस तरीके से अमेरिका की तरफ से निगरानी कड़ी की गई है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर, वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें, यह दरअसल चर्चा इस समय पाकिस्तान में इस पुराने बयान की भी हो रही है। यह पुराना बयान है 2011 का,
इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का 2011 में, जब वो उस समय सरकार में थे, उस समय बतौर प्रधानमंत्री उनका दिया हुआ यह बयान भी इस समय पाकिस्तान में चर्चा में आ रहा है। और साथ ही ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं निशाने पर ईरान के साथ साथ इजराइल के अब पाकिस्तान भी तो नहीं है, क्योंकि उस समय बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा था, यह भी आप जरा गौर से पढ़िए। उन्होंने कहा था कि हमारा जो सबसे बड़ा मिशन है वो ये है कि किसी भी तरीके से इस्लामिक राज्य, खास तौर पर वो जहां पर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनका कब्जा होता है, उनके पास में परमाणु हथियार नहीं आना चाहिए। और यह इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता है, जिसके अंदर जो पहली प्राथमिकता है वो ईरान है और दूसरी है पाकिस्तान। और खास तौर पर इसलिए यह है क्योंकि यहां पर इस बात का खतरा लग रहा है, या उस समय भी लग रहा था इजराइल को, खास तौर पर तालिबान टेक ओवर ऑफ पाकिस्तान, यानी कहीं तालिबान और तालिबान जैसी जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान पर कब्जा अगर कर लेती हैं तो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम खतरे में आ जाएगा और साथ ही इन कट्टरपंथी जिहादियों के हाथ में पड़ जाएगा। यह चिंता इजराइल ने उस समय जताई थी और इसीलिए अब एक बार फिर से पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है कि ये जो बेंजामिन नेतन्याहू 2011 में कह रहे थे, जिस तरीके से वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए खतरा है, तो वहीं 2011 में वो ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो भी खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जब इस बात का खतरा बढ़ जाता हो कि तालिबान या जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनके हाथ में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जा सकता है। यह 2011 का बेंजामिन नेतन्याहू का बयान है जो कि इस समय चर्चा में पाकिस्तान में है। और आप देख सकते हैं यह जो पूरा बयान है ये एक पूरा इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट है जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया था 30 मार्च 2011 को। और इस इंटरव्यू के बाद से लगातार इसको लेकर चर्चा होती रही, लेकिन अब चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान के बाद से खास तौर पर पाकिस्तान की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान का पासपोर्ट अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान के इस पासपोर्ट को यदि आप अंदर खोलेंगे तो उसके अंदर एक बड़ी विचित्र चीज आपको लग सकती है, और वो ये है कि ये पासपोर्ट जो है वो दुनिया में हर जगह लागू है, यानी दुनिया में हर जगह चल सकता है, लेकिन इजराइल में यह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को कबूल ही नहीं करता है, उसे एक देश ही नहीं मानता है। और इसीलिए जो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, यानी पाकिस्तान का नागरिक इजराइल नहीं जा सकता है, और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो इजराइल में वैलिड नहीं है, और ये खुद पाकिस्तान की सरकार कहती है। और इसीलिए ये जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है ये इजराइल के अंदर वैलिड नहीं माना जाता है। दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल, यानी दुनिया के हर देश के अंदर पाकिस्तान के पासपोर्ट का इस्तेमाल पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं, लेकिन इजराइल में इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के लोग नहीं कर सकते हैं। तो यह है रिश्तों का इतिहास, खास तौर पर पाकिस्तान और इजराइल के रिश्तों का इतिहास। और इसी के मद्देनजर यह चर्चा हो रही है कि कहीं ऑपरेशन ओपरा जैसी कार्रवाई तो इजराइल नहीं कर सकता है, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से लगातार आक्रामक है, जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, खास तौर पर यमन के इलाके के अंदर कार्रवाई चल रही है। साथ ही इस इलाके को यदि आप देखें तो खास तौर पर इस इलाके के अंदर जबरदस्त टेंशन पिछले 2023 के बाद से चल रहा है। इजराइल की कार्रवाई जो है वो हमने लेबनान में देखी, इजराइल की कार्रवाई सीरिया में देखी, इजराइल की कार्रवाई हमने इराक के कुछ इलाकों में देखी, साथ ही इजराइल की जो कार्रवाई है वो यमन के इलाकों के अंदर भी इस समय देखने को मिल रही है। और इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये जो इजराइल यहां से कार्रवाई कर रहा है, ईरान के साथ भी जो उसका टेंशन है वो लगातार चल रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर मिसाइल हमले कर चुके हैं, तो ऐसे में कहीं पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, वो कहीं टेंशन की वजह तो नहीं बन रहा है। और यही चिंता इस समय पाकिस्तान को सता रही है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो हैं वो अब अपनी ही देश की मिसाइलों पर तो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अपने देश की जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको तो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इतिहास से ये सही बात वो जरूर कर रहे हैं कि महमूद गजनी या मोहम्मद गौरी ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने भारत का जो क्षेत्र है, खास तौर पर अविभाजित भारत की भी अगर बात की जाए तो यहां मासूमों को, मजलूमों को उन्होंने कत्ल किया, उन्होंने मारा। और यही वजह है कि इस पूरे इलाके के अंदर उन पर सवाल उठना बहुत लाजमी है। यह बात अलग है कि पाकिस्तान
उसे स्वीकार नहीं करता है। पाकिस्तान ने 1947 के बाद से अपनी पहचान के अंदर उन नामों को, उन चीज़ों को शामिल करने की कोशिश की जो भारत से अलग हैं, भारत की सांस्कृतिक विरासत से अलग हैं। एक नई पहचान एक्वायर करने की कोशिश की जिसमें अरबी की पहचान ज़्यादा दिखाने की कोशिश होती है, कभी फारसी की पहचान ज़्यादा दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन जो भारतीय जड़ों की पहचान है उनसे अपने आप को दूर दिखाने की भरपूर कोशिश की जाती है। और यही वजह है जो पाकिस्तान का कॉन्ट्रडिक्शन, पाकिस्तान का विरोधाभास बार बार सामने आ जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की इन बातों से क्या आप सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि दूरबीन की नजर से आप दुनिया की कौन सी खबर देखना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।